हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 61st। आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और ये सेशन है इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ये मिशन है मैं मेंटर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 91, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए कितनी मैचिंग्स यहाँ पर सही दी हुई हैं? करेक्ट। तो स्फेरिकल, स्फेरिकल इज कॉकस, डिप्लोकॉकस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकॉकस अगर स्ट्रेट चेन बन जाए। रॉड शेप, रॉड शेप रेडिलस नहीं बैसिलस, ये हो गया रॉड शेप बैक्टीरिया, तो बैसिलस। कॉमा शेप्ड इज विब्रियम, सही है। और इसी से जो कॉलरा डिजीज होती है, कॉजेटिव एजेंट होता है उसका विब्रियो कॉलरी। फिर स्पाइरल, स्पाइरल इज विब्रियो, गलत दिया हुआ है, स्पाइरलम। तो कॉकस हो गया, बैसिलस, विब्रियम, तीन यहाँ पर सही है। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पीरियड ऑफ मीजोजोइक एरा। तो मीजोजोइक एरा में ट्रायसिक पीरियड है, जुरासिक पीरियड है और क्रिटेशियस पीरियड। जुरासिक जो है ये एज ऑफ डायनासोर्स। डेवोनियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड जो है ये पैलियोजोइक एरा का है। इसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, देन डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और इसके बाद फिर पर्मियन, ये इसके पीरियड्स। और डेवोनियन को बोलते हैं एज ऑफ फिशेस। तो 92 का करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज करेक्ट। मशरूम, ए सेप्टेट, माइसीलियम। ए सेप्टेट नहीं, यहाँ पर कैसा है, सेप्टेट और ब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड। मशरूम, अगेरिकस, और अगेरिकस किसका मेंबर है, बेसिडियोमाइसिटीज का। तो क्लास तो सही दी थी बट ये करेक्टर गलत दिया हुआ है। अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया जो है ये ड्यूट्रोमाइसिटीज का मेंबर है। ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ये सब ड्यूट्रोमाइसिटीज। सेक्सुअल स्टेज जिसको बोलते हैं परफेक्ट स्टेज, ये एब्सेंट है यहाँ पर, इसीलिए इसे बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, ये भी सही है, ये भी सही है। म्यूकर, रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, एस्कोमाइसिटीज, ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर नहीं है। म्यूकर, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूको, ये सब मेंबर्स दिए हुए हैं फाइकोमाइसिटीज में, तो ये भी गलत हो गया। अगेरिकस, फाइकोमाइसिटीज नहीं, अभी हम लोगों ने देखा अगेरिकस किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में, और ये पैरासिटिक भी नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग होगी सेकेंड। Now we move to next question, question number 94. How many matchings are correct according to different organisms and their genus? Leopard, leopard का पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा जीनस है इसका, सही है। लॉयन, लियो, पैंथेरा लियो, ये भी सही है। हाउस फ्लाई, हाउसेटिका गलत। मस्का डोमेस्टिका है। मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, जीनस सही दिया हुआ है मैंगीफेरा। सोलेनम ट्यूब्रोसम, ये भी पोटैटो के लिए जीनस सही दिया हुआ है। तो ए, बी, डी और ई, तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। जोसेफ प्रीस्ले इन 1770 परफॉर्म्ड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। तो यहाँ पर जो 1770 में इनका एक्सपेरिमेंट था वो था इन्वर्टेड बेल जार एक्सपेरिमेंट। और इन्वर्टेड बेल जार एक्सपेरिमेंट में जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो था मिंट का पौधा था, माउस था और बर्निंग कैंडल। रिक्वायरमेंट्स ध्यान रखनी है। और इसके बाद इन्होंने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया था, कंक्लूजन ये ड्रॉ किया था कि माउस और बर्निंग कैंडल एयर से जो रिमूव करते हैं प्लांट्स उसको रीस्टोर करते हैं, तो ये इनका कंक्लूजन।
और इसके बाद इन्होंने ऑक्सीजन की भी खोज की थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। जूलियस वॉन सैक्स प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। ग्रीन प्लांट्स होते हैं जहाँ पर ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी, स्टोरेज होता है स्टार्च के फॉर्म में। ये भी इनका सही है था। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट, फोर्थ विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। द कलर ऑफ क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट्स होते हैं इनके सेपरेशन के लिए मेथड है पेपर क्रोमेटोग्राफी। डिफरेंट जो पिगमेंट्स हैं इनके कलर्स क्रोमेटोग्राम पे स्टडी किए जाएंगे। क्लोरोफिल ए का होगा ब्राइट और ब्लू ग्रीन, और क्लोरोफिल ए जो है ये है यूनिवर्सल पिगमेंट। यूनिवर्सल पिगमेंट मतलब दिस इज प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट, सारे फोटोसिंथेटिक में प्रेजेंट है एक्सेप्ट, इसका एक्सेप्शन है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो करते हैं एनऑक्सिनिक फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो, पॉइजन स्टिंग, ट्राइगॉन स्टिंग रे बोलते हैं, ट्राइगॉन स्टिंग रे सही है। क्लैस्पर्स ये कॉन्ड्रिक्थीज के मेंबर्स में प्रेजेंट है, मेल मेंबर्स में। हैगफिश जो है ये साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है, मिक्जीन और हैगफिश। तो यहाँ पर आंसर होगा 3, फर्स्ट 3 सही है, ए बी और सी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। तो हर्माफ्रोडाइट ये और इसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। तो ब्रासिका ओलेरेसिया ये फैमिली होती है ब्रासिकेसी। ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटेटा भी होता है, बॉटराइटिस भी होता है। कैपिटेटा है तो ये पत्ता गोभी, बॉटराइटिस है तो फूल गोभी। कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए। तो अबेलमोस्कस स्क्यूलेंटस ये भिंडी है, हर्माफ्रोडाइट है। क्रोटोलेरिया जुन्सिया ये लेगुमिनोसी फैमिली का है, ये भी यहाँ पर सही है, हर्माफ्रोडाइट। रे फ्लोरेट्स ऑफ हेलियंथस तो कंपोजिटिव फैमिली में हेड और कैपिटुलम फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पर जो पेरिफेरल ये वाले जो हैं ये रे फ्लोरेट्स, और जो बीच में लगे होते हैं ये होते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स होते हैं जाइगोमॉर्फिक परसेंट के साइन से, और ये होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक जो डिस्क शेप हैं। और ये कैसे होते हैं, ये मेल फ्लावर नहीं, यहाँ पर कैसा होगा फीमेल फ्लावर। तो इनकरेक्ट मैच होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एटीपी सिंथेसिस। तो एटीपी की जब सिंथेसिस होती है तो यहाँ पर NAD2H रिड्यूस कोएंजाइम और FADH2 ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन होगा तो पास होता है साइटोक्रोम BC1CAA3, और साइटोक्रोम C को बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू होकर के जाता है, साइटोक्रोम्स पूछे गए यहाँ पर, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। इसके बाद साइटोक्रोम AA3 इनको बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी। 2 कॉपर सेंटर्स हैं, आयरन सेंटर भी होता है, और साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ, ये सीक्वेंस यहाँ पर सही है 99। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। द टोटल नंबर ऑफ 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल की शुरुआत होती है जो लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, ये 2 कार्बन का है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये 4 कार्बन का है। इन दोनों के साथ मिल करके बनता है सिट्रिक एसिड, इसमें 6 कार्बन, और इसके बाद बनता है सिस एकोनेटिक एसिड, फिर बनता है आइसोसिट्रिक, फिर ऑक्जेलोसक्सिनिक,
और फिर इसके बाद अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड, ये यहाँ पर पहला 5 कार्बन का और पहला और ओनली जिसमें 5 कार्बन है। इसके पहले भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इसके बाद भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा। तो इसके बाद जितने प्रोडक्ट बनेंगे वो सब 4 कार्बन के, जैसे सक्सेनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये सब 4 कार्बन के। ये यहाँ पर 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 4 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें 6 कार्बन है। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया, आरएनए फंक्शन एज एडाप्टर कैटालिटिक, तो कैटालिटिक के लिए सही लिखा हुआ है, एडाप्टर भी यही है। कैटालिटिक रोल प्ले किया जाता है अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो 23S राइबोसोमल आरएनए, और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो 28S राइबोसोमल आरएनए, ये कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं। एडाप्टर यहाँ पर होता है tRNA, प्लस ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है राइबोसोमल आरएनए, जैसे राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स जो होते हैं ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कहलाते हैं, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए कैन बी द जेनेटिक मटेरियल, वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए फंक्शंस एज कैटालिटिक, ये गलत, तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। In hemophilia, a single protein that is a part of the cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected। ये सही है। हीमोफीलिया A B C, यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर 9 की, और यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होती है। तो हीमोफीलिया ये सही है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। थैलासीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। यहाँ पर अल्फा थैलासीमिया, बीटा थैलासीमिया, इसका अल्फा थैलासीमिया का जीन है 16वें नंबर क्रोमोसोम पर, बीटा थैलासीमिया का जीन होता है 11वें क्रोमोसोम नंबर पर। तो ये भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 102 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। Now question number 103, Mendelian disorders are transmitted to the offsprings on the same line as we have studied in the principles of inheritance। तो ये सही है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, फेनाइल कीटोनूरिया हो गया, ये सारे जो हैं ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। कलर ब्लाइंडनेस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू द डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन। तो रेड और ग्रीन कलर का जो डिस्टिंक्शन है वो अफेक्टेड हो जाता है, सही है। आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, तो ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। इनहेरिटेंस पैटर्न भी सही दिया है, ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Now we move to another question, question number 104. Question number 104, match the following column 1 with column 2। यहाँ पर एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या होता है? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल। उसी वर्ल के बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ जो उसका पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है। वॉल्वेट में यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे मार्जिन्स, ओवरलैपिंग नहीं होगी। कैलोट्रोपिस में, ट्विस्टेड में ओवरलैपिंग प्रेजेंट है लेकिन एक डेफिनेट मैनर में, चाइना रोज इसका एग्जाम्पल है। इम्ब्रिकेट में ओवरलैपिंग भी है और ये रेगुलर पैटर्न में भी नहीं है। वैक्सिलरी, वैक्सिलरी इसी को बोलते हैं पेपिलियोनेशियस, और ये किस में है? पी में। स्टैंडर्ड और वैक्सिलम यहाँ पर सबसे जो पोस्टीरियर में मोस्ट होगा इसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड और वैक्सिलम। ये हो गए विंग्स, और सबसे आगे की तरफ होता है कील और कैराइना। तो आंसर होगा फर्स्ट, A is 1, B is 2, C is 3 and D is 4। So now question number 105, which one of the following scientist is not involved in biochemical characterization of transforming principle? Oswald Avery, Colin MacLeod, Maclean McCarthy and Jacob Monod ऑप्शंस दिए हुए हैं।
तो ओसवाल्ड अवेरी, कोलिन मैकलियड और मैकलिन मैकार्टी, इनका कंट्रीब्यूशन था। हालांकि ये अनइक्विवोकल प्रूफ नहीं दे पाए थे, मतलब सारे लोग कन्विंस्ड नहीं थे उस समय के जितने भी साइंटिस्ट थे। जैकब एंड मोनॉड, ये इल्यूसिडेशन ऑफ लैक ओपरॉन इससे एसोसिएटेड है। तो आंसर होगा यहाँ पर 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक टॉडी इज़ ए फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ। तो टॉडी जो होगा ये किसका, पाम सैप से ऑब्टेन किया जाएगा। फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं नेचुरली अकरिंग ईस्ट और बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। 107 में दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर आईयूडीज। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन। सही है ये। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। तो जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में दो चीज़ें यहाँ पर हैं, एक तो सर्विक्स को हॉस्टाइल करते हैं और दूसरा यूट्रस को अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। और अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल हार्मोन्स होते हैं तो उसमें ओव्यूलेशन भी इनहिबिट होता है। तो ये आयोडीज के लिए तो ये दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सही है। लीवोनॉर्गेस्ट्रल 20 इज़ अ टाइप ऑफ कॉपर रिलीजिंग आयोडी, गलत। ये लीवोनॉर्गेस्ट्रल सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन है और 20 यहाँ पर 20 माइक्रोग्राम पर डे जो अमाउंट रिलीज होता है वो है, तो कॉपर ये गलत दिया हुआ है। आयोडीज यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, सही है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एज वेल आयोडीज बोथ कैन बी यूज्ड एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव विद इन 72 आवर्स, तो ये भी ठीक है। आयोडीज यूज्ड एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट यहाँ पर होगा 3rd। Now we move to another question, question number 108. How many are the correct match? Emergency contraceptive, IUDs, तो IUD को यूज़ कर सकते हैं विद इन 72 आवर्स आफ्टर कोइटस, तो सही है ये। बैरियर फीमेल कॉन्डोम सही है। बैरियर सर्वाइकल कैप्स ये भी सही है। वॉल्ड सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम्स, ये सब फीमेल के द्वारा यूज्ड बैरियर मेथड्स हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये उन कपल्स के लिए जो इनफर्टाइल कपल्स हैं। इनफर्टाइल कपल्स आर दोज कपल्स जिसमें इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन कंसीवमेंट अगर नहीं हो पा रहा तो उसको इनफर्टाइल कपल लेबल करेंगे। और इसमें मेथड्स जो हैं ये जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र और ये इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। अप टू 8 ब्लास्टोमियर जाइगोट या अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है तो जिफ्ट के द्वारा, और मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स हैं तो यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर ये सारे ही सही हैं, आंसर होगा यहाँ पर 2nd 108। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। मेथड इन विच फॉरेन डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द न्यूक्लियस, तो जिसमें डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाएगा न्यूक्लियस में वो होगा माइक्रो इंजेक्शन, और ये मेथड है एनिमल्स के लिए प्रेफरेबल, और प्लांट्स के लिए होगा जीन गन बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन मेथड बोलते हैं इसको, ये प्लांट्स के लिए फॉर प्लांट्स प्रेफर्ड मेथड है। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। प्रोडक्शन ऑफ ए ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, तो ह्यूमन प्रोटीन का प्रोडक्शन बैक्टीरिया में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर जो जेनेटिक कोड है वो नियरली यूनिवर्सल है। यू अगर बैक्टीरिया में है तो ये भी फेनिलएनालीन अमाइनो एसिड के लिए ही कोड करेगा, और अगर ये यूकैरियोट में है तब भी फेनिलएनालीन के लिए ही। तो सेम प्रोटीन बनेगी, किस वजह से? जेनेटिक कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल, इसकी वजह से। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। Alfred Sturtevant used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome। तो ये सही है। अल्फ्रेड स्टुर्टेवेंट इन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी
इसको यूज़ किया था। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और डिस्टेंस बिटवीन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। जितना ज़्यादा इनके बीच में डिस्टेंस होगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्रॉसिंग ओवर भी उतना ही ज़्यादा होगा। और जितना इनके बीच में डिस्टेंस कम होगा, सपोज़ ए जीन है और ये बी जीन और ए और सी, तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी कम है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो इसी रिलेशनशिप को यूज़ करके इन्होंने जेनेटिक मैप तैयार किया था। ये स्टेटमेंट सही है। द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हनी बी की पॉपुलेशन में 3 तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, मेल्स, मेल ड्रोन्स, वर्कर बीज जो फीमेल्स हैं, और क्वीन, ये भी फीमेल। तो क्वीन और वर्कर बीज ये फर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं, क्रोमोसोम नंबर होता है यहाँ पर 32। मेल ड्रोन्स जो होते हैं ये पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं। पार्थेनोजेनेसिस इस प्रोसेस को बोलेंगे जिसमें फीमेल गैमीट से डायरेक्ट एम्ब्रियो बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 16। तो ये भी सही है यहाँ पर, और ये भी सही है। तो 111 का आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। मैच द कॉलम। फ्लैशी सिलिंड्रिकल स्टेम। तो फ्लैशी सिलिंड्रिकल स्टेम किस में है? ये यूफोरबिया। अगर ये फ्लैट स्टेम होता तो ये होता फिल्लोक्लेड, और फिल्लोक्लेड में ऑप्शन होता ओपेंशिया। यहाँ पर ये फ्लैट होता है स्टेम, और फिल्लोक्लेड में अगर स्टेम सिलिंड्रिकल है तो एग्जाम्पल होगा यूफोरबिया। अंडरग्राउंड स्टेम ये जमीकंद, और अंडरग्राउंड रूट ये स्टोरेज के लिए कैरेट, और स्टिल्ट रूट ये मेज और शुगर केन में प्रेजेंट है, लोअर नोड से अराइज होती है। ये हो गए स्टिल्ट रूट्स, ये सपोर्ट के लिए होती है। तो मेज में भी है, शुगर केन में भी है। तो मैचिंग यहाँ पर सामने दी हुई है। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। In the nomenclature of restriction endonuclease enzyme, the first letter and the successive 2 letters denote। तो यहाँ पर nomenclature of restriction endonuclease जैसे ECO R1, तो यहाँ पर E क्या हो गया? ये एशरीशिया, ये हो गया कोलाई, ये हो गया स्ट्रेन RY13, और ये हो गया ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट 2 लेटर्स, तो ये ई हो गया जीनस, और कोलाई हो जाएगा स्पीसीज। 113 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो ये सीलिया और फ्लैजिला के लिए 9+2 स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये 2 सेंट्रल सिंगलेट्स, ये कवर्ड है सेंट्रल शीथ से। इसके बाद ये पेरिफेरल डबलेट्स, इनका नंबर होगा 9। पेरिफेरल डबलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं ये, और इस स्ट्रक्चर जो पूरा सेंट्रल कोर है इसको बोलते हैं एक्सोनीम। इसके बाद राइबोसोम्स दिया हुआ है, माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट है, ये सही है। माइकोप्लाज्मा में जो राइबोसोम्स हैं वो 70S, छोटा वाला यूनिट हो गया 30S, लार्जर यूनिट हो जाएगा 50S। और माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीज़न जो होता है वो फिजन के द्वारा, ये भी सही है। तो आंसर होगा यहाँ पर 114 का 4th। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंक्लूड्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या इंक्लूड करती है? तो इसमें आइसोलेशन के बाद फ्रेगमेंटेशन, जो डाइजेशन भी बोल सकते हैं, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और इसके बाद फिर इसका सेपरेशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर इसको बनाते हैं सिंगल स्टैंडर्ड में यूजिंग एल्कली। फिर इसके बाद जब सिंगल स्टैंडर्ड बन जाएगा तो फिर इसकी करते हैं ब्लॉटिंग, और ब्लॉटिंग के बाद फिर करते हैं हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग
रेडियो एक्टिव प्रोब हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद फिर करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, और टेक्निक ये डेवलप की थी एलेक जेफरी ने। तो ये चारों ही यहाँ पर इंक्लूडेड है, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। जिंक, जिंक किसके लिए है? ये कोफैक्टर का काम करता है, मेटालाइन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। हीम, हीम जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है कैटालेज और परऑक्सीडेज में, जो H2O2 का ब्रेक डाउन करते हैं। NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसमें विटामिन है नियासिन, ये एसेंशियल कंपोनेंट है कोएंजाइम का। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, ये यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग हुई, A इज सेकेंड, B इज थर्ड, C is first and D is fourth. Now we move to another question, question number 117. Select the correct match. यहाँ पर correct match बताना है। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगी? ये ग्रैना में, ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ग्रैनम, ग्रैनम स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स कनेक्टेड होते हैं स्ट्रोमा लैमेली से। तो ये लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन होगी स्ट्रोमा में, डार्क रिएक्शन को ही बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। तो ये हो गया स्ट्रोमा। इसके बाद जैंथोफिल, जैंथोफिल पिगमेंट ये होगा येलो, और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है ब्लू और रेड रीजन में। तो मैचिंग यहाँ सामने ही दी हुई है, A is 1, B is 2, C is 3 and D is 4. Now we move to another question, question number 118. Which one of the following is incorrect match? यहाँ पर इनकरेक्ट मैच कौन सा है? मियोसिस, मियोसिस वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में होता है, स्टार्ट भी यही होता है, एंड भी होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी बनता है, एंजाइम मीडिएटेड भी है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज़ होता है। टेट्रेड, जाइगोटीन, टेट्रेड स्टेज फॉर्मेशन होता है जाइगोटीन में, क्लियर विजिबिलिटी आती है पैकेटीन में। माइटोसिस, माइटोसिस में रिकॉम्बिनेशन का, रिकॉम्बिनेज का कोई काम नहीं। तो इनकरेक्ट मैच हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। Now we move to another question 119. Select the incorrect match for plasticity. तो जुवेनाइल प्लांट, एडल्ट प्लांट, प्लांट इन एक्वाटिक हैबिटेट और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे प्लास्टिसिटी, हेट्रोफिली इसका एग्जाम्पल यहाँ पर शो किया गया है। ये इन्वायरमेंटल भी हो सकती है या स्टेजेस ऑफ लाइफ की वजह से भी। तो इन्वायरमेंटल में बटर कप, एक्वाटिक में अलग और टेरेस्ट्रियल में अलग। तो ये एक्वाटिक हैबिटेट का दिखाया हुआ है। और अगर स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात की जाए तो स्टेजेस ऑफ लाइफ के एग्जांपल्स होंगे यहाँ पे कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। तो ये जुवेनाइल प्लांट है, सही है। एडल्ट प्लांट का दिखाया हुआ है पत्ती, और ये एक्वाटिक हैबिटेट। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ, नन ऑफ दीज। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। व्हाट इज फेसिकल्स? तो फेसिकल्स होते हैं बंडल। अगर ये इस मसल को यहाँ पर कट किया जाए तो ये पूरी मसल बेली हो गई, ये बनी होती है फेसिकल्स की। और फेसिकल्स में होते हैं फिर पैरेलली अरेंज्ड फाइबर्स, फाइबर्स में फिर होते हैं मायोफाइब्रल्स, मायोफिलामेंट्स। और ये फेसिकल सराउंडेड होते हैं कॉमन शीथ, कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है जिसको बोलते हैं फैसिया, कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। तो यहाँ पर बात हो रही है फेसिकल्स की। तो ये है फेसिकल, ये फेसिकल्स। तो कनेक्टिव टिश्यू लेयर, एपिथेलियल टिश्यू लेयर, दीज आर मसल बंडल्स। 120 is third. So thank you all of you. क्वेश्चन नंबर 121, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। बेटा मैचिंग को देखेंगे और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो प्रिवेंट फ्रूट एंड एथिलीन लीव ड्रॉप अर्ली स्टेज। बेटा अर्ली स्टेज में ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीजन का रोल होता है, और इंप्रूव द शेप ऑफ एप्पल। बेटा शेप ऑफ एप्पल का
बनाने के लिए बेटा जिब्रेलिन का यूज होता है, और रेस्पिरेटरी क्लेमेटिक के लिए हम लोग एथिलीन को याद रखते हैं। और हेल्प्स टू विद स्टैंड डिसीजन, हेल्प टू लीड विद stand desiccation के लिए हम लोग ABA का यूज करते हैं। तो अपने पास बेटा करेक्ट मैचिंग हो जाएगी, ए सेकंड, बी थर्ड, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वर्क ऑफ मल्टी लोड 375। बेटा इनमें से कौन सा काम मल्टी लोडेड 375 का है? तो बेटा मल्टी लोडेड 375 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होती है। और जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होती है ये सुप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी को सुप्रेस कर देती हैं, जिससे इनहिबिट फर्टिलाइजेशन नहीं होता, स्पर्म अपने टारगेट तक टाइम से नहीं पहुंच पाता, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती। 122 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। अब अगर ओवुलेशन नहीं होगा तो बेटा ये हार्मोनल आईयूडी का काम है, हार्मोनल आईयूडी का काम है। गैमेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करना मतलब ओवुलेशन न होने देना, ये भी हार्मोनल का काम है। 122 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, द बेस्ट स्टेज टू व्यू स्ट्रक्चर साइज काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज है जिसमें आप क्रोमोसोम की बेस्ट मार्फोलॉजी की स्टडी करते हैं? मार्फोलॉजी, इसके स्ट्रक्चर को बनाना आइडियोग्राम कहलाता है। तो बेस्ट आइडियोग्राम प्रिपेयर होता है जिस स्टेज में बेटा इसे मेटाफेस कहेंगे। तो मेटाफेस में ही बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है मार्फोलॉजी की। तो 123 करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। प्रोफेस प्रिपरेटरी फेस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना, कॉम्पैक्शन की शुरुआत होना, स्पिंडल फाइबर का बनना। टीलोफेस रिवर्स प्रोफेस कहलाता, इंटरफेस प्रिपरेटरी फेस है। तो 123 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन। एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया अकर्स इन। तो बेटा जो कोनिडिया होती है ये एसेक्सुअल स्पोर होते हैं और ये एक्सोजिनस होते हैं, एक्सोजिनस होते हैं, टिप ऑफ हाइफी पर बनते हैं। कोनिडिया का पाया जाना एस्कोमाइसिटीज की प्रॉपर्टी होती है, एस्कोमाइसिटीज की प्रॉपर्टी होती है। और बेटा साथ में ड्यूट्रोमाइसिटीज की प्रॉपर्टी, ड्यूट्रोमाइसिटीज की प्रॉपर्टी होती है। तो क्लेवसिप और न्यूरोस्पोरा ये हो गए एस्कोमाइसिटीज के मेंबर, ट्राइकोडर्मा और अल्टरनेरिया हो गया ड्यूट्रोमाइसिटीज के, और दोनों में हमें कोनिडिया देखने को मिलेगी। तो अपना ऑप्शन हो गया ऑप्शन फर्स्ट। 124 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। 125 हैच एंड स्लेक पाथवे अदरवाइज इज नोन एज C4 साइकिल। तो हैच एंड स्लेक साइकिल को C4 साइकिल कहते हैं क्योंकि ऐसी साइकिल जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4C कंपाउंड बनता है, इसे C4 साइकिल यस कहेंगे। जिन प्लांट में बने उन्हें C4 प्लांट कहेंगे। तो C4 साइकिल में प्राइमरी CO2 रिसेप्टर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड नहीं होता,
सारे इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट 4C कंपाउंड नहीं होते। एट वन टाइम CO2 मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन कार्बोक्सिलेशन नहीं बेटा, C4 साइकिल में 2 जगह पर देखने को मिलता है, एक बार में नहीं, 2 जगह। कहां कहां? सबसे पहले मीजोफिल में और फिर बंडल शीथ सेल में। तो भैया नाम ही किसकी बेसिस पर पड़ा है कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन? तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलोएस्टिक एसिड which is C4 compound, so it is called as a C4 cycle discovered by H and Slag cycle take place in sorghum maize sugar cane. 125 correct option first. Select the correct statement according to archegonio4 and 3DO4 archegonio and rhizoid. चलो, अगर हम लोग आर्कीगोनियो4 की याद करते हैं तो मार्केंशिया याद आ जाए, N3DO4 की बात करें तो मार्केंशिया याद आ जाए। हवा में रहने वाला स्ट्रक्चर जो आर्कीगोनिया बियर करता है आर्कीगोनियो4 कहलाता है। राइजोइड की भी बात करें तो ये सारी प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है ब्रायोफाइट में। अब ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक होती है, तो राइजोइड भी N, आर्कीगोनिया भी N, एंथ्रोपोर भी N और आर्कीगोनियो4 N। राइजोइड बेटा अटैचमेंट के काम में आता है, अटैचमेंट के काम में आता है, और बाकी सब आर्कीगोनियो और N3DO4 ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियर करती। अब जरा हम लोग आंसर को सिलेक्ट करें तो देखो भाई ये सारे के सारे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ट्रू, ये सब हैप्लॉइड है इसलिए गेमेटोफाइट है ट्रू, ये सब के सब लीवर वर्ट मार्केंसिया में मिलेंगे ट्रू, बट ये सब के सब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है। राइजोइड इज ए नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो डी वाला ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट, बाकी सब हो गए करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन 126 इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, तो FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये सब एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुए, ये सब हार्मोन हैं। और बेटा हार्मोन जिस ग्लैंड से सीक्रेट होता है इन्हें इंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, डक्टलेस ग्लैंड कहेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सलेवरी ग्लैंड एंजाइम सलेवरी एमाइलेज सीक्रेट करती, इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। एंजाइम लाइपेज एमाइलेज है, इनको सीक्रेट करने वाली ग्लैंड को एक्सोक्राइन कहेंगे। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये डक्ट प्रेजेंट ग्लैंड कहलाती है। ट्यूबाइडल का ल्यूमिनर एपिथेलियम मॉडिफाई होकर सीक्रेटिव इन नेचर गेन कर लेती है और यही ग्लैंडुलर एपिथेलियम के तौर पर बनती है, इन्हें ग्लैंड्स कहा जाएगा। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन 127 इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें 128, द सेरिब्रम इज ए डिवाइडेड इनटू 2 हाल्फ। जो सेरिब्रम होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, इन्हें सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहेंगे। ये डिवीजन बेटा लॉन्गिट्यूडनल होता है, आपस में कनेक्ट करने के लिए कार्पस कोलेसम पाया जाता है, और ये वर्टिब्रेट मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। एनसीईआरटी की लाइन है कि ये लॉन्गिट्यूडनली होती है और कार्पस कोलेसम से अटैच। तो लॉन्गिट्यूडनली और कार्पस कोलेसम, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। 128 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन। कंडीशन फेवरेबल फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन के लिए करेक्ट क्या होगा? अगर बात हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की करें तो भैया जिसे बनाना होता है उसे हाई करें, तो PO2 सब करें हाई और PCO2 करें लो।
और बाकी सब करें, टेम्परेचर करें लो, टेम्परेचर करें लो, H+ कंसंट्रेशन भी करें लो, इतना सब करें तो ये कंडीशन हो गई बनाने की। अब बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन को निपटाना है तो इसे तो करें लो और बाकी सब करें हाई, तो हमें ये डिसोसिएशन की कंडीशन मिलेगी। तो भैया अपने पास हाई टेम्परेचर, हाई PCO2, हाई H+ चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन 129 इज ऑप्शन। व्हाट इज फंक्शन इज परफॉर्म ड्यूरिंग फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा अगर याद आ जाए तो फोटोकेमिकल फेज को हम लोगों ने लाइट रिएक्शन कहा है, लाइट रिएक्शन कहा है। अब इस लाइट रिएक्शन में 3 काम होते दिखाई पड़े। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद हम लोगों ने स्प्लिटिंग ऑफ शुगर होते देखी, ATP बनते देखी, ऑक्सीजन को निकलते देखा। तो भैया लाइट एब्जॉर्प्शन भी होते देखा, वाटर स्प्लिटिंग होते देखा, एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते देखा। करेक्ट ऑप्शन हो गया 130, ऑप्शन 4th। 131, which of the following is correct statement among tapeworm, hookworm and earthworm। अब बेटा अगर टेपवर्म की बात करें तो ये प्लेटेहेल्मिन्थेस का मेंबर है, हुकवर्म की बात करें तो ये एस्केहेल्मिन्थेस का मेंबर है, अर्थवर्म की बात करें तो ये एनिलिडा का मेंबर। चलो तो अब बेटा ये तीनों के तीनों ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट ये सब सीलोमेट नहीं होते। टेपवर्म हो गया एसीलोमेट, एस्केहेल्मिन्थेस के मेंबर हो गए स्यूडोसीलोमेट, अर्थवर्म हो गया सीलोमेट। दे आर डायोसियस एनिमल, ये सब डायोसियस एनिमल नहीं है, ये सब डायोसियस एनिमल है, ये सब डायोसियस एनिमल नहीं है। अच्छा दे आर मोनोसियस, जब डायोसियस नहीं तो ये सब मोनोसियस भी नहीं है। तो 131 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। 131 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा जो अर्थवर्म है हम लोग जानते हैं बेटा ये मोनोइसियस होता है, मोनोइसियस होता है। तो 131 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन। विच वन इज फॉलोइंग मैचिंग इज इनकरेक्ट। फिर एक बार इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना। तो बेटा हमें याद है कि जो डाउन सिंड्रोम होता है वो 21 क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी के कारण होता है। तो क्रोमोसोम का नंबर 47 हो जाएगा और यहाँ 45 लिखा है, तो इनकरेक्ट मैच पहला ही हो जाएगा। तो 131 करेक्ट ऑप्शन इज। टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, क्लिनफिल्टर में ट्राइसोमी होगी, 47 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। 132 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज करेक्ट मैच। करेक्ट मैचिंग को देखें तो बेटा ZZ-ZW कॉम्बिनेशन बर्ड के सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न जहां फीमेल हीट्रोगेमिटी देखने को मिलती है, तो ZZW फीमेल बर्ड में देखने को मिलेगी। और XY-XX पैटर्न ड्रासोफिला और ह्यूमन बीइंग में मिलता, जहां मेल हीट्रोगेमिटी देखने को मिलती। तो XY प्रेजेंट इन मेल ड्रासोफिला एंड XX प्रेजेंट इन फीमेल ड्रासोफिला। तो 133 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A फर्स्ट B थर्ड, और A फर्स्ट B थर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 131 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल डिफरेंट टिश्यू सेल्स हाउ मेनी आर लिविंग आर डेड। तो भैया पहले हमें लिविंग देखना है और बाद में डेड देखना है। तो स्क्लेरिन काइमा होता है, स्क्लेरिन काइमा, बेटा स्क्लेरिन काइमा हो गया डेड,
फ्लोएम पेरिनकाइमा हो गया लिविंग, जाइलम फाइबर्स हो गए डेड, ट्रैकीड हो गई डेड, वेसल्स हो गई डेड, सीव ट्यूब हो गई, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल पेरिनकाइमेटस लिविंग, और जाइलम पेरिनकाइमा हो गई लिविंग, फ्लोएम फाइबर हो गए डेड, कंपेनियन सेल हो गई लिविंग, कॉलिनकाइमा हो गई लिविंग, पेरिनकाइमा हो गई लिविंग। अब यहां अगर हम लोग डेड की बात करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो डेड तो हमें मिल गए 5। लिविंग देखें 1 2 3 4 5 6, और बेटा लिविंग हमें मिल गए 6। तो अब 134 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से करेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो बेटा पहले लिविंग है और बाद में डेड है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। Which one of the following taxonomic category are similar monkey and tiger? कौन सी कैटेगरी सिमिलर होगी? तो लाइन, लीपर्ड, टाइगर। लाइन, लीपर्ड, टाइगर आर 3 different species belongs to common family, common genus Panthera. और अगर मैन के मंकी की बात करें तो फिर देखना भाई, फिर हम लोग लाए डॉग को, लाए कैट को, तो पैंथेरा पेलिस, कैट पेलिस, फैमिली फेलिडी, डॉग की फैमिली कैनेडी, फेलिडी एंड कैनेडी आर 2 different family belongs to common category order, और ऑर्डर इनका हो गया कार्निवोरा, कार्निवोरा। और मैन, एप, मंकी, इनका ऑर्डर हो गया प्राइमेटा। तो देखो ऑर्डर तो अभी भी दोनों के डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों की क्लास हो गई मैमेलिया, दोनों का फाइलम हो गया कार्डेटा, दोनों का किंगडम हो गया एनिमलिया। तो भैया सबकी क्लास सेम होगी, फाइलम सब फाइलम सेम होगा, फाइलम भी सेम होगा, लेकिन ऑर्डर अलग, फैमिली अलग। तो ए बी सी आर मैच टू 135, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। स्मूथ मसल्स आर स्ट्रेटेड इन अपीयरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 136। तो भैया स्मूथ मसल्स विसरल मसल्स कहलाती जो फ्यूजी फॉर्म होती हैं और ये स्ट्रेटेड नहीं होती, तो फर्स्ट केस इज फॉल्स। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो इनवॉलंटरी होती हैं, ये बात हो गई ट्रू। तो फर्स्ट इज फॉल्स, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बट सेकंड इज करेक्ट। तो 136 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। 137 की बात करें, फ्रॉग हैव कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग। यस बेटा, फ्रॉग में बाइलोब्ड टंग पाई जाती है फूड कैप्चरिंग के लिए, ट्रू। फ्रूट इज फ्रॉग डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फूड इन इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। यस, एब्जॉर्प्शन माइक्रोविलाई के थ्रू ही होता है। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट हो गए करेक्ट। तो 137 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। 138, वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर फ्रॉग। फ्रॉग के लिए इनमें से कौन सी मैचिंग करेक्ट है? फ्रॉग के लिए इनमें से कौन सी मैचिंग करेक्ट है? तो बेटा जो फ्रॉग होता है ये कोल्ड ब्लडेड होता है, और कोल्ड ब्लडेड को हम लोग पाइक्लोथर्मिक कहेंगे, तो फर्स्ट मैचिंग इज इनकरेक्ट। अच्छा बेटा जो फ्रॉग होता है वो यूरिकोटेलिक नहीं होता बेटा, ये यूरियोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज फर्दर इनकरेक्ट। अच्छा जो कपुलेटरी पैड होता है वो हैंड लिम्ब पर नहीं होते बेटा, 4 लिम्ब पर होते हैं, तो दिस इज
further incorrect. But protective coloration is a case of mimicry. Mimicry is a issue जिससे कि जो प्रे है वो अपने आप को प्रेडेटर से बचाता है। कलर चेंज करने की इस एबिलिटी को, प्रोटेक्टिव कलरेशन को मिमिक्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देखें। 139 के केस में 1838 Matthias Sladen, a German botany, examined large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells which form and tissue and plant. Yes, this statement is true. NCERT की लाइन है। Swan 1839, a German geologist, studied the different type of animal cell, reported the cell had thin outer layer and today known as plasma membrane. This is further tell पर focused on न्यू एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी में ये करेक्शन हुआ है, उसी करेक्शन को कंसीडर करके हम लोग इस आंसर को देने का प्रयास कर रहे हैं। तो 139 करेक्ट ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के इनकरेक्ट मैच को देखें। तो भैया जो यू होता है ये ल्यूसिन नहीं बनाता है बेटा, ये बनाता है फेनिल एलानिन, और यूसी फेनिल एलानिन बनाता है, ग्लाइसिन बनाता है, जीजीजी लाइसिन बनाता है। तो इनकरेक्ट मैच हो गया ऑप्शन फर्स्ट। 140 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट। हाउ मेनी मैचिंग रिगार्डिंग टू कंट्रास्टिंग ट्रेट स्टडीड बाय द मेंडल पी। मेंडल के अकॉर्डिंग कौन से कंट्रास्टिंग डोमिनेंट ट्रेट का यूज पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए किया गया है, जरा उसे देखें। तो फ्लावर के कलर में जो वायलेट है, फ्लावर के कलर में जो वायलेट है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। फ्लावर की पोजीशन के लिए टर्मिनल रेसेसिव है और बेटा एक्सियल डोमिनेंट होती है। पॉट के कलर में येलो रेसेसिव होता है, पॉट के कलर में येलो रेसेसिव होता है और बेटा ग्रीन डोमिनेंट होता है। सीड के कलर में येलो डोमिनेंट होता है। सीड शेप में राउंड डोमिनेंट, रिंकल रेसेसिव होता है। और डोमिनेंट ही पूछा गया तो अपने पास डोमिनेंट के कॉम्बिनेशन में 3 मैचिंग करेक्ट हैं। तो 141 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। जो डायग्राम दिया है जरा उसके करेक्ट मैच को देखें। भैया सबसे पहले अपने पास जी है और जी को आप न्यूरो ट्रांसमीटर कहेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर कहेंगे। और बेटा जो एफ है इसे आप रिसेप्टर कहेंगे, और जो डी है इसे आप पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे, और जो सी है इसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे, और जो बी वाली है ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे, और जो ए है इसे सिनेप्टिक वेसिकल्स कहेंगे, और ये जो ई है इसे आप सिनेप्स कहेंगे। अब आप जरा करेक्ट मैचिंग को एक बार देख ले। तो ए सिनेप्टिक वेसिकल है, बी प्री सिनेप्टिक है, सी सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, एफ रिसेप्टर्स है, जी न्यूरोट्रांसमीटर है, डी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। तो करेक्ट मैच इज ऑप्शन 4th। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम को देखें और बेटा करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ये डायग्राम बताता है ये ग्लैंड एंडोक्राइन नेक रीजन में है, 1 पर 2 नजर आ रही है बेटा, इसे हम लोग पैराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं। इन्हें हम लोग पैराथायरॉइड ग्लैंड कहेंगे जो पैराथार्मोन को निकालती हैं। तो 143 करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। देखें 144 को।
all the energy required for life process is obtained by oxidation of some macromolecule that we call food. Yes, बेटा मेटाबॉलिक प्रोसेस को कराने के लिए जो एनर्जी है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से सब मैक्रोमॉलिक्यूल से निकलती है, वही मैक्रोमॉलिक्यूल है जो कार्बन कंटेनिंग है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में जाते हैं। ये ग्लूकोज हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकती है, प्लांट के केस में ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकते हैं। ओनली ग्रीन प्लांट एंड आर्की बैक्टीरिया, बेटा ग्रीन प्लांट तक तो ठीक है, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। सो दिस इज केस ऑफ फॉल्स। अगर आर्की की जगह बेटा साइनोबैक्टीरिया होता तो फिर ये कहानी ट्रू हो जाती। तो फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 145। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखें तो भैया कैपिटल आर स्मॉल आर 12.5% का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी रखती है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई ये बेटा 6.25 का रखती है, और कैपिटल आर कैपिटल वाई ये इतनी नहीं रखती बेटा, इट इज ए केस ऑफ 12.5%। और जो राउंड ग्रीन राउंड होती हैं बेटा ये रखती हैं 6.25 की रिकॉग्निशन फ्रीक्वेंसी। तो अपने पास करेक्ट मैचिंग के तौर पर 2 A एंड B, तो 145 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट मैच, इनमें से कौन सी मैचिंग करेक्ट है? तो देखो लेंथ को मेजर करने का पैरामीटर पॉलिन ट्यूब पर लगता है, सरफेस एरिया डॉर्सी वेंट्रल लीफ पर लगती है, W1 W0 ERT एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए यूज होता है। तो बेटा तीनों की तीनों मैचिंग सही है, तो 146 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ग्राफ को देखें, ग्राफ एस शेप ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, तो सी रिप्रेजेंट करती है लेग फेस को, बी रिप्रेजेंट करता है लॉग फेस को, इसे ही आप एक्सपोनेंशियल फेस कहते हैं, और इसे आप स्टेशनरी फेस कहेंगे। जो ग्राफ है ये एस शेप कर्व बनाता है, इसे आप लॉजिस्टिक ग्रोथ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भैया जरा ध्यान से देख लें, ये एक्सपोनेंशियल फेस नहीं स्टेशनरी है, बी स्टेशनरी नहीं है एक्सपोनेंशियल है, बट सी इज लैग फेस, सी लैग फेस है, ये बात तो सही है। अब बी लॉग फेस है, लैग फेस नहीं, लैग फेस नहीं, तो 147 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। इन द GFR इज हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली, जो GFR है हेल्दी पर्सन का वो इंडिविजुअल का अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? जब आप 180 लीटर की बात करते हैं तो पर डे 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, और जिसका 1% ही यूरिन में कन्वर्ट होता है। तो 148 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन सेकंड, 180 लीटर पर डे। 149 देखें, विच वन ऑफ फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मैच, बेटा इनमें से कौन सी मैचिंग इनकरेक्ट है? फिर एक बार जरा इनकरेक्ट मैच को देखें। तो भैया फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट से मिलकर बनते, इनका टोटल परसेंटेज बेटा 45% होता है, और फ्लूइड पार्ट प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है। तो पहली ही मैचिंग हो गई बेटा इनकरेक्ट। वाटर 90 to 90% होता है, ल्यूकोसाइट का नंबर 6000, मतलब WBC 6000 से 8000 mm की होती है, न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट WBC होती है। तो आपने नेवर लेट मंकी ईट बनाना, इसे आपने याद किया था, तो सबसे ज्यादा तो न्यूट्रोफिल और सबसे कम बेसोफिल होती हैं, इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 150 की ओर, और 150 बताता है कि कॉर्नल फील्ड एलिगेंट एक्सपेरिमेंट शोज टाइड सो दैट द रॉकी सीकॉस स्कॉटलैंड larger and completely superior Barnacle Valnus dominate the intertidal and exclude the smaller Vulcan Cathmelus in this zone. Yes,
कॉर्नल फील्ड एलिगेंट एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जो सुपीरियर वन होती है वही डोमिनेंट होती है और इंफीरियर वन को एलिमिनेट कर जाती है। आगे चलकर इसी को आगे चलकर गॉस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के तौर पर भी जाना गया, क्योंकि उन्होंने भी यही बात करी थी, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज लंबे समय तक लिमिटेड रिसोर्स में कंप्लीट नहीं कर सकती, वो लंबे समय तक को एग्जिस्ट नहीं होगी, सुपीरियर वन इंफीरियर वन को एलिमिनेट करेगी। ऐसे प्रिंसिपल को गॉस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कहा गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। इन जनरली हर्बीवोरस प्लांट अपीयर टू मोर एडवर्सली इफेक्टेड इन कंपटीशन देन टर्न। बेटा हर्बीवोरस ज्यादा इफेक्ट होते हैं कार्निवोरस के कंपैरिजन में। दिस स्टेटमेंट इज फर्दर ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फर्दर ट्रू। तो अपने पास 150 बोथ ऑप्शन हो गया करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन का सेशन। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सर्विस टेस्ट का 61वां टेस्ट था, जो कि 20 अप्रैल 2025 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ है। पेपर काफ़ी बढ़िया था, आप सभी ने बढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी संगम सर और शैलेंद्र सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 150 तक की जर्नी आपके साथ की। अब आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 151 से 180 तक का पेपर डिस्कशन का सेशन देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, एनुअल नेट प्लांट प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर अप्रॉक्सीमेटली। आप किताब में बताया गया है कि सपोज दैट ये एक प्लांट है, इस पर एक रेडिएशन गिरा जिसे आप क्या बोलते हो पार, और ये पूरे रेडिएशन का लेस देन 50% होता है, ठीक, जिसके थ्रू इसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस। ध्यान से देखिए ये चीज़ है क्या, फोटोसिंथेसिस जो इसने किया वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक, या प्राइमरी प्रोडक्शन कह सकते हैं, और उसमें ज़्यादा सही रहेगा ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक। तो ये कहना चाहते हैं अगर हम पूरे बायोस्फीयर में होल बायोस्फीयर पूरे पृथ्वी का अगर लिया जाए तो ये लगभग जो प्रोडक्टिविटी है वो 170 बिलियन टन है, ठीक, और इसमें से भी 55 बिलियन टन जो आता है वो ओशियन से है, और 70% वो आपके अर्थ के सरफेस से है, जैसे जंगल है, पेड़ पौधे हैं, ये सब है। और एक बात और, प्रोडक्टिविटी का सेंस केवल हरे पौधों से नहीं है, इसमें साइनोबैक्टीरिया हर वो प्लांट जो ऑटोट्रॉपिक है वो सब के सब प्रोडक्टिविटी अंडर कंसीडर आएगा, चाहे वो एल्गी हो चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पूरे बायोस्फीयर की कितनी है 170 बिलियन टन्स, और 55 बिलियन किसकी होती है, ओशियन की, और 70% किसकी है, अर्थ सरफेस की। अगर हम इस डेटा को अंडर कंसीडर करें तो लगभग 115 बिलियन टन के आसपास अर्थ सरफेस से आएगा। तो क्या आंसर आ गया, पहला लिखा इन पॉन्ड इकोसिस्टम द ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट। आपको बताया गया था एक जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है वो अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है और बहुत ही सस्टेनेबल मैनर में होता है, ठीक। अब इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन है वो प्रोड्यूसर है, इसके अलावा कुछ एल्गी भी होते हैं, और कुछ सब फ्लोटिंग प्लांट जो तैरने वाले होते हैं और समर में डूबे हुए वाले वो भी होते हैं। लेकिन अब इसमें कहेंगे सर उसके बाद क्या आएगा, जू प्लैंक्टन, ये है प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस। उसके बाद स्मॉल फिश होती है, स्मॉल फिश, और उसके बाद होती है लार्ज फिश जो कि टॉप कॉर्निवोरस है। तो इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए कि फूड चेन बताइए तो आप क्या बताएंगे, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। और ये कहा जाए कि एक फूड चेन में, एक इकोसिस्टम में कोई स्पीसीज एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल पर रखी जा सकती है, हाँ रखी जा सकती है, मछली रखी जा सकती है, गौरैया रखी जा सकती है, ह्यूमन रखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब के सब आपके ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट होते हैं, और ये सब के सब प्रोड्यूसर हैं, ध्यान रखिएगा, ये सब के सब प्रोड्यूसर में आते हैं। फोर्थ आंसर लिखा है प्लांट्स कैप्चर ओनली टू। अभी मैंने बताया कि एक पौधा है और उसने ये रेडिएशन जितनी गिरी सनलाइट की उसको बोलते हैं पार। अब इस टोटल 100% रेडिएशन का केवल लेस देन 50% पार होता है, याद रखिएगा। इस 100% जो रेडिएशन सन की हमारे अर्थ पे आती है उसका केवल लेस देन 50% पार होता है, और उस पार का 2 से 10% पौधा इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस में, याद रखिएगा, ठीक। और जिससे आपकी यही एनर्जी जब ये फिक्स करता है, जिसे हम लोग खाते हैं तो 10% रूल लगता है, तो पौधे से एनर्जी हमारे अंदर, हमसे हमारे ऊपर ट्रॉपिक लेवल में जाती है, इसीलिए का सस्टेन इंटायर लिविंग वर्ल्ड एनर्जी सस्टेन करती है इसी से। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर दिस। बिल्कुल आपको मालूम है कि सपोज दैट
कोई जीव है, उसने किसी पौधे को फीड किया, तो पौधे पे तो ये डायरेक्टली जो वेट हर्बीवोरस है वो डायरेक्टली निर्भर है। अब ध्यान से देखिए, हर्बीवोरस कोई एनिमल है, हर्बीवोरस, इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आई, न्यूट्रिशन कहाँ से आया, पौधे से आया। और इस हर्बीवोरस को कोई कार्निवोरस खाएगा, और जब कार्निवोरस खाएगा तो आपको लगेगा कि कार्निवोरस ने हर्बीवोरस को खाया है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन, उसकी एनर्जी उसके अंदर नहीं, अल्टीमेटली पौधे से एनर्जी हर्बीवोरस में आई है और हर्बीवोरस से कार्निवोरस में गई है। तो क्या सेंटेंस बना, सभी जीव डिपेंड होते हैं फूड के लिए किस पे, प्रोड्यूसर पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो जो डायरेक्टली की बात है ये हर्बीवोरस के लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली टर्म लिखा हर्बीवोरस के लिए और इनडायरेक्टली लिखा है कार्निवोरस के लिए। ये भी सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस सही है, दैट इज बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। लिखा है कि आप किताब में डायग्राम बना, ध्यान से देखिए, ऐसे डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपको दिखाया गया है छोटा सा डायमीटर है, ठीक। तो अगर ल्यूमेन पतला है दिखाया गया है तो आर्टरी, ल्यूमेन बड़ा दिखाया गया है तो वेन्स। अब ऐसा क्यों है, आर्टरी में जो ट्यूनिका मीडिया होती है, ट्यूनिका मीडिया वो थिक होती है इन कंपेरिजन टू वेन्स, और वेन्स में पतला होता है जिससे उसके अंदर का थिकनेस बढ़ जाती है। तो क्या बोलेंगे, आर्टरीज आर थिक वॉल देन वेन्स, और आर्टरी के अंदर ल्यूमेन कम रहता है। अब इस ल्यूमेन कम होने की वजह से, एरिया कम होने की वजह से आपका प्रेशर बढ़ता है, इसलिए देखिए आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है, और होना भी चाहिए क्योंकि पूरे ब्लड को हार्ट सप्लाई ऑक्सीजन ब्लड करना होता है, इसलिए आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। और वाल्व जो होते हैं वो वेन्स पे होते हैं, आर्टरी पे नहीं होते, क्योंकि बैक फ्लो के चांसेस नहीं हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर आर्टरी में ब्लड फ्लो करता है, इसलिए ब्लैक फ्लो के चांसेस, जबकि वेन्स में ऐसा नहीं है। तो क्या कारण है कि आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो नैरो है, क्योंकि उसकी ट्यूनिका मीडिया बहुत थिक है इन कंपेयर टू वेन। तो आर्टरी थिन वॉल्ड नहीं होगा भाई, ये थिक वॉल्ड होगा। ये ध्यान से देखिए बुक में, ये गलत है, और नैरो ल्यूमेन तो सही लिखा है। फिर लिखा है एंजाइना। एंजाइना एक ऐसी कंडीशन है कि आपको मालूम है कि हमारे लंग्स में, एल्वियोलाई में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एयर से ऑक्सीजन आई और यहाँ CO2 का ऑक्सीजन होता, तो ऑक्सीजन ब्लड जो होती है वो राइट ऑर्किल में, लेफ्ट ऑर्किल में आती है। तो लेफ्ट ऑर्किल में प्रॉपरली अगर हार्ट ऑक्सीजन ब्लड ना आए तो हार्ट मसल्स को ही नहीं मिलेगा। तो कंडीशन क्या बनी, तो एंजाइना एक ऐसी समस्या हमारे चेस्ट पेन की, हार्ट में जब हार्ट को प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपरली ना मिले तो उसमें ये कंडीशन डेवलप होती है। तो गलत है, ब्रेन से इसका कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप ध्यान से बुक को पढ़िए तो क्या बोलेंगे, एंजाइना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड को, हमारे हार्ट को ऑक्सीजन ब्लड प्रॉपरली नहीं मिलता है। तो ये दोनों सेंटेंस गलत लिखा है, और ये क्यों होता है, कंजेशन ऑफ लंग्स की वजह से होता है। तो आंसर क्या आ गया, पहला दोनों सेंटेंस गलत है भाई। फिर लिखा प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इंसर्शनल एक्टिवेशन। ये कहा गया था कि सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग करने के लिए हमने सेलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल किया, और जो आपका ट्रांसफॉर्मेंट हो गए उनमें जिनमें आपका रिकम्बेंट वाला प्लाज्मिड गया वो रिकम्बेंट, जिसमें नॉर्मल प्लाज्मिड गया वो नॉन रिकम्बेंट, इनको अलग करने के लिए हमने बीटा गैक्टोसाइडेज एंजाइम का इस्तेमाल किया और इसके जीन को इनएक्टिव कर दिया। ये एंजाइम लैक्टोज के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और लैक्टोज का डाइजेशन होता है तो आपका ब्लू कलर देता है। तो इसका मतलब रिकम्बेंट में हमने बीटा गैक्टोसाइडेज के, यहाँ बीटा लिखा होना चाहिए, ठीक है, बीटा गैक्टोसाइडेज के एंजाइम को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये एंजाइम रिकम्बेंट में नहीं बनेगा, रिकॉम्बिनेंट में ये एंजाइम बनेगा नहीं, इसका डाइजेशन होगा नहीं, तो जो रिकम्बेंट होगा उसकी कॉलोनी वाइट आएगी, याद रखिएगा, और जो नॉन रिकम्बेंट होगा, नॉन रिकम्बिनेंट, उसकी कॉलोनी जो होगी ब्लू कलर होगी, क्योंकि उसका जीन बीटा गैक्टोसाइडेज का डिस्टर्ब नहीं किया गया है। तो हमने क्या किया, रिकम्बेंट को नॉन रिकम्बेंट से अलग करने के लिए हमने बीटा गैक्टोसाइडेज का इस्तेमाल किया है। तो लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल एक्टिवेशन ऑफ इट्स जीन एंड द कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, दीज आइडेंटिफायर। कहाँ, अगर कॉलोनी ब्लू कलर नहीं प्रोड्यूस कर रही है इसका मतलब कि ये क्या है, नॉन रिकम्बेंट, याद रखिएगा, सही है। लिखा इन ऑर्डर टू फोर्स, आपको पता है कि बैक्टीरिया को DNA सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराने के लिए उसको डाइवेंकेटाइन से हम ट्रीट कर, दैट इज कैल्शियम आयन, जिससे वो कॉम्पिटेंट बनता है। तो ये दोनों सेंटेंस सही है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने के लिए सेलेक्टेबल मार्कर, और रिकम्बेंट नॉन रिकम्बेंट को अलग करने के लिए इंसर्शनल एक्टिवेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रकार का अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर है, याद रखिएगा। तो ये दोनों सेंटेंस सही हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, आपको पता था जब सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की कहानी शुरू हुई थी, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल,
तो उसमें पहले साइंटिस्ट यही थे 1928 में, जिन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और माइस का एग्जांपल लिया, जिन्होंने बताया कि हाँ डीएनए में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो दूसरे को ट्रांसफॉर्म करती, चेंज कर सकती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इन्हीं का था। ठीक, उसके फ्रांसिस जैकब एंड जैक्यू मोनॉड वहाँ लिखा हुआ, यहाँ होना चाहिए मोनॉड, इन्होंने लाइकोपेरान दिया है, याद रखिएगा। फिर लिखा हरगोविंद खोवाना जेनेटिक कोड संबंधित हैं, और मेल्सन स्टाली वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ई कोलाई पर N14 N15 सीजियम क्लोराइड लेकर के हैवी आइसोटोप का इस्तेमाल करते हुए इस बात को प्रूव किया था कि हाँ डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, याद रखिएगा। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, तो भाई मुझे तो दिख रहा A थर्ड, B फोर्थ, C फर्स्ट, D सेकेंड, फर्स्ट आंसर। फिर लिखा है कि एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस इम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ एंजाइम डाइजेशन। ये लाइन आपकी बुक में पीसीआर के ऊपर लिखी है, इसको समझिए। मैं कह रहा हूँ कि डीएनए के बड़े बड़े टुकड़े हैं, इनको कट करेगा आरी, और जब ये कट कर देगा तो सारे के सारे फ्रेगमेंट्स को हमने सेपरेट कर दिया, और जब आप सेपरेट कर दोगे तो डीएनए बचा ही नहीं, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको अब काम करेगा? तो यही लिखा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के प्रोग्रेशन को चेक करता, कंट्रोल करता। क्यों? आपके पास डीएनए ही नहीं बचा, सारे डीएनए फ्रेगमेंट आपके सेपरेट हो गए, दूर चले गए। बात को समझिए। तो ये है एंजाइम के डाइजेशन के, क्योंकि एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेगा? डीएनए को। डीएनए सेपरेट हो गए तो कोई मतलब ही नहीं बनता, और जब सेपरेट हो जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि जो टुकड़े बचे उनमें उसका रेस्टिंग साइट उस एंजाइम का हो ही। तो ये लाइन का मतलब ये है कि जब आरी किसी पूरे डीएनए को कट करता है, जैसे कट करता है तो वो सारे फ्रेगमेंट अलग होकर सेपरेट हो जाते हैं। अब डीएनए बचा ही नहीं है कि आरी उस पर काम करे, डाइजेस्ट करे, और डाइजेशन हो चुका पहले ही। फिर लिखा स्टर टैंक रिएक्टर यूजली यूज सिलेंड्रिकल और विथ ए कर्व्ड बेस टू फेड मिक्सिंग। ये बात सही है कि स्टर टैंक रिएक्टर क्या होता है कि प्रॉपरली मिक्सिंग के लिए इनमें बेस होता है, इनलेट आउटलेट होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, सारी चीज़ें होती है। दोनों सेंटेंस सही है, बुक की लाइन लिखा रखेगा। लिखा है कि ह्यूमन एजीपी का नाम होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये कब शुरू हुआ था? 1990 में। तो मुझे तो पहले ही दिख गया 1980 नहीं होगा, 1990। और कब कंप्लीट हुआ था ये? 2003 में। और इसमें एक विज्ञान की बहुत उभरती हुई शाखा बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन्वॉल्व, याद रखिएगा। और ये मेगा प्रोजेक्ट था, बड़ा था, और डीएनए एलेक्स जेफरी ने दिया था, तो ये गलत है, सेकेंड आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहता था कि भाई 2.2 मीटर डीएनए के पूरे सीक्वेंस को हम जानेंगे, कितना कोड करता है, कितना कोड नहीं करता, कितना एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन सिमिलर है। तो ये बताया गया 99.1% सिमिलर है, 99.99% सिमिलर है। ठीक है, और केवल लेस देन 2% या 1% प्रोटीन को ही कोड करता है, याद रखिएगा। तो क्या आंसर आ गया? सेकेंड। तो ये सब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ही हिस्सा था। फिर लिखा है, आपको मालूम है जिस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन आप पढ़ते हैं, जैसे आप देखिए ध्यान से, मैं कह रहा हूँ ये हमारा डीएनए है, ये डबल हेलिकल डीएनए मुझे दिख रहा है, और इस डबल हेलिकल डीएनए का केवल ये छोटा सा पार्ट, ठीक है, छोटा सा पार्ट आपका यहाँ से निकलेगा, ये बनाएगा एमआरएनए। तो ये जो पार्ट आपका ये छोटा सा पार्ट है, इसी को आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, याद रखिएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म एमआरएनए। मैंने क्या बोला? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म ए स्मॉल फ्रेगमेंट, या छोटा सा एमआरएनए बनाने के लिए। अब ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूँ इस एमआरएनए का कुछ छोटा सा पार्ट ही आपका जाएगा ट्रांसलेशन में भाई साहब, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन यूनिट, ट्रांसलेशन यूनिट। ठीक, और जो इसके पीछे है वो यूटीआर, जो आगे है वो भी यूटीआर। तो इससे हमने क्या सीखा? ट्रांसलेशन यूनिट का मतलब है सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए या आरएनए विच अंडरगोज ट्रांसलेशन टू फॉर्म ए स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक, क्योंकि अभी आपने देखा कि पूरा का पूरा एमआरएनए प्रोटीन नहीं बनाता, जो उसके पहले रह गया, मैं कह रहा हूँ ये 5' है, ये 3' है, तो इतना वाला पार्ट यूटीआर और इतना वाला पार्ट यूटीआर। तो पहले ही मुझे दिखा कि ट्रांसलेशन यूनिट क्या है? सीक्वेंस ऑफ आरएनए, यही मेरा आंसर है, आरएनए। समझ गए आप लोग? तो आपको लगता है उल्टा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ट्रांसलेशन यूनिट सीक्वेंस ऑफ आरएनए, याद रखिएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब
जैसे हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन में स्टार्ट करने के लिए सिग्मा फैक्टर, रोकने के लिए टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर, उसी प्रकार से आपका एक रिलीज फैक्टर रिलीज होता है कि हाँ भैया हमारी प्रोटीन प्रॉपरली बन गई, तो ये तो ठीक है, स्टॉप ट्रांसलेशन। और कहते हैं यूटीआर काहे के लिए, आपको मालूम है चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, रेप्लिकेशन हो, सब के सब एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस और ये हमारे शरीर का एनर्जी खींचते हैं। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे शरीर की एनर्जी वेस्टेज हो, इसलिए जितना ज़रूरी होता है प्रोटीन बनने का उतना ही ट्रांसक्रिप्शन हो, बाकी यूटीआर बन जाए वो ठीक। तो ये इफिशियंट ट्रांसलेशन प्रोसेस बिल्कुल ठीक। और कहते और इस जो ट्रांसलेशन में एक पेप्टाइड बॉन्ड को कैटलाइज करता है फॉर्मेशन के लिए एक एमिनो एसिड से दूसरे को, वो एंजाइम ही होता है जिसको वो 23S RNA और एक प्रकार का ये न्यूक्लिक है जिसको हम राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। और इसी एंजाइम की वजह से कहा गया है कि सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं हैं, इसका कुछ एक्सेप्शन है राइबोजाइम, याद रखिएगा। क्या आंसर आ गया फोर्थ। अब देखिए कहते हैं कि अगर हमारे लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन रह जाए नॉर्मल एक्सपांशन के बाद, जिसमें बैठा हूँ, अब जो बचा है उसे बोलेंगे FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और इसमें क्या आता है सर, ERV आता है और रेजिडुअल वॉल्यूम आता है। अब ERV आपको पता है 1000 से 1100 और रेजिडुअल वॉल्यूम पता है 1100 से 1200। तो 1100 1200 को मिला देंगे तो 2300 आ जाएगा पहला आंसर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, क्या लिखा, ERV प्लस 2300। अब लिखा टोटल इनडायरेक्ट। अब देखिए आपके तैयारी में सबसे बड़ी समस्या जहमत जिसको कहते हैं, बहुत ही दिमाग डिस्टर्बिंग सेंटेंस, वो यही है, डायरेक्ट गेन, इनडायरेक्ट गेन, टोटल गेन, नेट गेन, टोटल यील्ड। आज सीख लीजिए, मैं सिखा दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत कम समय बचा है, शायद हो सकता हो आप लोग को इसका कुछ फ़ायदा हो जाए। आइए देखते हैं कि करके। सबसे पहले आता है जो टोटल बना, जो टोटल बना है वो तो भैया है टोटल गेन, इसमें कोई शक नहीं, ठीक। यूटिलाइज होने के बाद, यूटिलाइज होने के बाद जो बचा है, जो बचा है उसको क्या बोलेंगे, नेट गेन, ठीक। समझ गए आप लोग, जो टोटल बना है टोटल गेन, जो यूटिलाइज होने के बाद उसे बोलते हैं नेट गेन। अब देखिए ETS के थ्रू, ETS के थ्रू जो ATP बनेगा, बनता है, वो होगा इनडायरेक्ट गेन या इनडायरेक्ट सिंथेसिस भी कह सकते हैं, ठीक। और जो प्रोसेस के दौरान बन जाए, जिसे आप प्रोसेस के थ्रू बने, प्रोसेस के थ्रू, जिसे आप बोलते हो SLP, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, या इसी को बोलते हैं डायरेक्ट गेन, ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट गेन। तो इन शब्दों का मतलब जानिए मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले पूरी एरोबिक प्रोसेस हुई, ग्लाइकोलिसिस में इतना बना, इतना इतना बना, टोटल गेन। यूटिलाइज होने के बाद जो बचा उसको क्या बोलेंगे, नेट गेन। ETS के थ्रू इनडायरेक्ट सिंथेसिस, इनडायरेक्ट गेन। और जो सबस्ट्रेट लेवल उसको बोलेंगे डायरेक्ट गेन। अब देखिए मैं कहूँ क्रेब्स साइकिल में कि डायरेक्ट गेन कितना है, 2 GTP का है। मैं कहूँ ग्लाइकोलिसिस में कितना है गेन आपका, 4 ATP का। लेकिन जब आप नेट गेन, नेट, अब देखिए डायरेक्ट नेट गेन पूछेंगे तो बोलेंगे 2 ATP। क्यों, 2 पहले यूटिलाइज हो चुके होते हैं। अब बोलेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में कुल कितने ATP टोटल गेन होता है, तो जब जो ये टोटल गेन लिखा होता है और जो नेट गेन लिखा होता है, इसमें डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों होता है। ये आज सीख लीजिए आप लोग, मैं बता रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिक्स होता है, याद रखिएगा। तो मैं बोलूँ ग्लाइकोलिसिस में टोटल गेन कितना आता है, तो आप बोलेंगे 4 ATP डायरेक्ट मिल जाती है और 2 NADH2 से ETS के थ्रू मिलता 10। आंसर क्या आएगा, ग्लाइकोलिसिस के लिए 10 आएगा, याद रखिएगा। समझ गए। अब बोला जाए लिंक रिएक्शन के लिए 6, 2 NADH2 वहाँ बनता है। अब क्रेब्स साइकिल के लिए पूछा जाए तो कितना बुलाएंगे आप, 30। समझिए इस बात को, कितना, 24 बताएंगे। कैसे, आपको मालूम है कि 3 NADH2 बनता था, 2 FADH2 बनता था, ठीक है, और आपका 6 ये हो गया, 2 ये हो गया, और आपका 2 GTP बनता था। इतना तो पता, 6 3 का 18 और 4 22 2 24, ये आपको पता था, 24 आपके मिल गए। तो इस तरह से आपने देखा कि भाई डायरेक्ट गेन क्या, नेट गेन क्या, ये गेन क्या है। 24 और 6 30 और 10 40 और 2 यूटिलाइज हुआ, कितना बचा, 38।
याद रखिएगा। तो आपसे पूछेंगे कि टोटल गेन, अब यहाँ पर देखिए जो आपका क्रेब साइकिल है वहाँ कुछ यूटिलाइज होता नहीं है, तो वहाँ पर नेट गेन टोटल गेन में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन टोटल गेन और नेट गेन में जो वर्ड में डिफरेंस है वो ग्लाइकोलिसिस के लिए है। तो अगर मैं क्रेब साइकिल की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे टोटल 6 NADH2 दिखता था और 2 FADH2 दिखता था और 2 GTP दिखता था। तो भाई 6 3 18 और 4 22 और 2 24, तो आपके 24 तो हो गए क्रेब साइकिल से, और 6 हो गया लिंक से 30, और 10 हो गया किससे, आपका ग्लाइकोलिसिस से 40, और 2 यूटिलाइज हो जाते हैं ग्लाइकोलिसिस, इसी को बोलते हैं नेट गेन ऑफ 38 बोलते हैं। इसे जब भी आप पढ़ेंगे तो नेट गेन ही पढ़ेंगे 38 का। तो आपसे पूछा गया टोटल इन डाइट ATP सिंथेसिस इन ग्लाइकोलिसिस कितना जाएगा, 6 आंसर। ये आपका वाया NADH2 ही है, याद रखिएगा NADH2, और ये किससे बना था, ETS, थर्ड आंसर। अब देखिए इन सीटू कुछ नहीं, आपका एक सवाल तो रखा ही रखा, इन सीटू एक्स सीटू आपको बताया गया था। सपोज दैट ये हैबिटेट है, हम पूरे के पूरे हैबिटेट को कंजर्व कर लेंगे तो जितने जीव पौधे यहाँ रहते हैं अपने आप कंजर्व हो जाएंगे, इन्हीं को बोलेंगे इन सीटू। और इन सीटू का दूसरा नाम होता है ऑन साइट, उसी जगह पे। इसके एग्जाम्पल नेशनल पार्क हैं, यस यस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके अलावा कौन सा है, हॉट स्पॉट, ठीक है। इसके अलावा कौन सा है, सेक्रेड ग्रोव्स, याद रखिएगा। नेशनल पार्क की डेटा दिया 90 22 पे 14, और ये कितना 448, क्या आंसर आ गया, 4th। अब देखिए आपसे कहा गया पूरे अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो भाई साहब सबसे पहले मुझे G1 दिखता है और इसके ऊपर एक G0, यहाँ मुझे S दिखता है, यहाँ G2 दिखता है, और यहाँ मुझे M फेज दिखता है जिसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों होती है। तो G1 को गैप 1, G2 को गैप 3 बोलेंगे, नहीं याद रखिए गैप 2 नहीं बोलेंगे, और S फेज को इसको बोलते हैं गैप 2, और S को बोलते हैं सिंथेसिस, और G0 जो होती है वो मोस्ट इनएक्टिव स्टेज होती है। लेकिन हाँ ये एक्टिव स्टेज नहीं होती, इनएक्टिव स्टेज होती है। अब आप कहोगे सर इनएक्टिव स्टेज और मेटाबॉलिज्म का इनएक्टिव, नहीं, जो इनएक्टिव स्टेज लिखा है वो रिगार्डिंग सेल साइकिल सेल डिवीजन लिखा है, लेकिन मेटाबॉलिकली ये एक्टिव रहते हैं और इसीलिए ये जिंदा रहते हैं सेल, ये मरी हुई सेल नहीं होती, ध्यान रखिएगा। ओकेजन पढ़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर ये डिवाइड कर सकती है, ये आप किताब में लिखा। तो जो आप किताब पढ़ते हो कि ये इनएक्टिव स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज रिगार्डिंग सेल डिवीजन है, ये डिवाइड होने के लिए इनएक्टिव है, जिंदा रहने के लिए एक सेल की जरूरत होती है, मेटाबॉलिज्म वो करती रहती है, ये गलत है। दैट इज 4th आंसर, इनकरेक्ट मैच। अब देखिए आपको दिख रहा है कि ये आपका क्रोमोसोम है, पे क्रोमोसोम बन चुका है, और ये क्रोमोसोम धीरे धीरे देखिए पोल से आपका कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये सब के सब आपके पोल पे ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये बना मेरा मेटाफेज, तो मेटाफेज की तरफ ये जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ये है कहानी। और ये अर्ली प्रोफेज नहीं कहेंगे, हाँ हम इसे ये कह सकते हैं कि भाई लेट प्रोफेज बोल सकते हो, लेकिन बोलेंगे नहीं, क्यों, ये क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पर अरेंज हो चुका है और ये लेयर पे आपका बनता चला जाएगा, तो बोलेंगे ट्रांजिशन टू मेटाफेज, 4th आंसर। क्यों, कुछ देर के बाद देखिए आपकी किताब में डायग्राम बना है कि ये अपने लेवल पे आकर के बैठ जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ आएंगे ट्रांजिशन टू मेटाफेज। डायग्राम आपको दिख रहा है, स्लेजिनेला, और इसको बोलते हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक। ये स्लेजिनेला है, टेरिडोफाइट्स है। आपको मालूम था कि ये हेट्रोस्पोरस होता है, हेट्रोस्पोरस होता है, ठीक, हेट्रोस्पोरस होता है। ये पौधे टेरिडोफाइट पहले पौधे थे जिनमें वेस्कुलर टिश्यू बना था, और इसमें क्या होता है भाई, ट्रैकिड्स तो होगा ही होगा, ठीक है, वेसल्स नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक। और स्ट्रोबिलाई कोन इनमें पाया जाता है, 2 कोन वाले पौधे, इक्विसिटम और स्लेजिनेला, याद रखिएगा। और एक बात और, जो आपका हेट्रोस्पोर टेरिडोफाइट होता है उसमें प्रोथेलस नहीं बनता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो 2 ऑप्शन होते हैं आपका, एक तो साल्विनिया और स्लेजिनेला, इन दोनों में प्रोथेलस नहीं होगा, 4th आंसर। अब देखिए आप किताब में जब आप बायोटेक 2 का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको दिखाया गया है बीटी जीन, और ये कुछ इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक होती है। सर इंसेक्ट क्या होते हैं, एक प्रकार के क्लास है, और क्लास से छोटा क्या होता है सर, ऑर्डर। तो जितना भी ये लेपिडोप्टेरान, कोलेट्रान, डिप्टेरान लिखा हुआ है, ये सब के सब आपके क्या ऑर्डर हैं, किसके, क्लास इंसेक्टा के। तो लेपिडोप्टेरान में टोबैको वर्डवर्म और आर्यूवर्म आता है, ये बिल्कुल सही है। कोलियोट्रान में बीटल्स आता है, ये गलत है भाई।
फिर लिखा है कि डिप्टेरॉन्स में फ्लीज और मॉस्किटो आते हैं, ये दोनों आएंगे, ये नहीं आएगा, ये एरेक्निडा का याद रखिएगा, वो उसकी क्लास ही अलग है। स्पाइडर की बिच्छू क्लास अलग होता है, वो क्लास ही नहीं है। तो भाई मुझे क्या गलत दिख रहा है, क्या सही दिख रहा है? केवल पहला सही दिख रहा है। तो लेपिडोप्टेरॉन, कोल्यूप्टेरॉन, डिप्टेरॉन, ये सब के सब क्लास इंसेक्टा के ऑर्डर्स होते हैं, याद रखिएगा, और इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा। फर्स्ट आंसर। फिर देखिए डायग्राम मुझे दिखते ही दिख गया भाई, ये तो साल्पा का है, ठीक। ये डायग्राम किसका है, जरा दिमाग लगाइए सभी लोग, डायग्राम किसका है? क्या मैंने सही लिखा है? सोचिए, दिमाग लगाइए भाई, क्योंकि आप लोग दिमाग नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बोलो भाई। ना 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 ना, देखा, देखो हम देख के नहीं आए थे, हमी से गलती हो गई। ये एसिडिया का डायग्राम है, एसिडिया। आपकी किताब में सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। पहला यूरोकार्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और उसके बाद वर्टिब्रेटा, याद रखिएगा। यूरोकार्डेटा के 3 एग्जाम्पल, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। तो ये जो दिया है एसिडिया का दिया हुआ, इनमें एक प्रकार का रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन पाया जाता है, याद रखिएगा। इनमें लार्वा जो होता है उसमें टेल होती है, और उसके बाद एडल्ट में टेल नहीं होती है, ठीक। तो यूरोकार्टा के मेंबर हैं एसिडिया, साल्पा, और एक कमाल की बात है, यूरोकार्टा, सिफेलोकार्टा, ये दोनों के दोनों एक्सक्लूसिवली मेरीन सब फाइलम हैं, ये एनिमल के ग्रुप होते हैं, याद रखिएगा। और इनमें जो होता है नोटोकार्ड केवल लार्वल टेल में होती हैं, इनमें जो होता है एडल्ट में पाया जाता है, हेड टू टेल पूरा परसिस्ट करती है। इनमें वर्टिबल कॉलम बदल जाता है, याद रखिए। ये बोनी भी हो सकता है, कार्डिस होता है, कार्डिस में तो कांडिथीज में होता है, और किस में होता है? साइक्लोस्टोमेटा में होता है। पहला आंसर। तो ये एसिडिया का डायग्राम है, देखिए हम देख के नहीं आते, हम ही से गलती हो गई। तो इसलिए ये क्या ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप लोग सबसे पहला काम हर दिन एक एक यूनिट का डायग्राम याद करिए। ये डायग्राम क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है, किस फाइलम का है, क्या कैरेक्टर रखता है। हो सकता है पेपर में 2-4 डायग्राम आ जाए, इन मुख्य डायग्राम भूल जाओ। और इस साल बहुत से बच्चे थे जिन्हें पेरीगाइनस, इपीगाइनस का डायग्राम ही भूला गया था, ठीक है। पहला आंसर। अब देखिए ये डायग्राम, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ग्लाइकोलिसिस चली, और यहाँ तक भी ग्लाइकोलिसिस चला। और ग्लाइकोलिसिस होने के बाद 2 भविष्य हो सकते हैं सर। अगर ऑक्सीजन है तो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जाएगा फर्मेंटेशन में, याद रखिएगा। अब फर्मेंटेशन आपकी किताब में 2 दिया है, एक दिया है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एक दिया है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यही 2 दिया। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 इथेनॉल बनता है, डी कार्बन होता है। लैक्टिक एसिड में लैक्टिक एसिड तो बन जाता है, लेकिन डी कार्बोक्सिल नहीं होता है, इसलिए उसके लिए RQ 0 है, इसके लिए RQ इनफाइनाइट, याद रखिएगा। तो भाई मुझे देख रहा है जहाँ CO2 निकला है वो तो इथेनॉल वाला है, 2 कार्बन वाला, और जहाँ नहीं निकला है वो लैक्टिक एसिड है। दोनों में NADH2 इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे A जो होगा वो लैक्टिक एसिड है, और B जो है इथेनॉल, और C क्या सर? C तो पायरुविक एसिड है सर, पायरुविक एसिड, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड और इथेनॉल है, A और B। अब देखिए सेलुलोज इज ए पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड। आपको मालूम था कि जब कोई पॉलीमर बनता है, कोई पॉलीमर बने तो सर किससे बनेगा? किसी मोनोमर से बनेगा। अब मोनोमर याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। और जैसे डाइसैकेराइड है तो किसी मोनोसैकेराइड से बनेगा। अब देखिए स्टार्च और सेलुलोज ये दोनों के दोनों ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, लेकिन जो स्टार्च होता है वो अल्फा डी का होता है, सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का होता है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। कमाल की बात है। तो भाई ये तो मोनोसैकेराइड यूनिट, ये गलत हो गया, गैलेक्टोज, पहली बात। और देखिए कहते हैं कि स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर का टेस्ट देता है, क्यों? क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसे कॉम्प्लेक्स हेलिक्स की तरह बनता है, जबकि स्टार्च सेलुलोज नहीं बनाता। तो आयोडीन क्या होता है, इसमें आकर ट्रैप कर जाता है, जिससे ये ब्लू कलर टेस्ट देता है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। आपने प्रोटीन में पढ़ा था कि बीटा सीट और हेलिकल स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। अब हेलिकल स्ट्रक्चर किसी का भी हो, सेकेंडरी में ही कंसिडर किया जाएगा, याद रखिएगा। तो मुझे पहला गलत दिख रहा है, 2 सही दिख रहा है। तो पहला गलत हो गया, 2 सही। क्या आंसर आ गया? 3rd लिखा कवर्ड सीड। अब देखिए आपको मालूम था कि जब सीड की बात आ गई तो केवल 2 ही ग्रुप हो सकते हैं सर। एक हो सकता है जिम्नोस्पर्म, एक हो सकता है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब जब बात कवर्ड सीड की हो गई,
कवर्ड की तो एंजियोस्पर्म होगा बिना निसंदेह, और फ्लावर फ्रूट एंजियोस्पर्म, तो कुछ नहीं सर एंजियोस्पर्म ही होगा, याद रखिएगा। वेस्कुलर प्लांट 1 2 3, अब देख क्वेश्चन देखिए, वेस्कुलर प्लांट होता तो ये तीनों होते, अब इसमें से फ्लावर और फ्रूट हटा दें, केवल सीड रखेंगे तो ये दोनों सही होंगे, फ्लावर फ्रूट है तो ये सही होगा, सेकेंड आंसर। आपको मालूम था कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस होकर के एक फंक्शनल मेगास्पोर बना था, तो उसके बाद 3 बार माइटोसिस हुई थी सक्सेसिव, M1 M2 M3, तो उससे आपका एम्ब्रियो सैक बना था। इस एम्ब्रियो सैक में मैंने देखा 2 सिनर्जिड, 1 एक्सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो कितने सेल बने थे इसमें? 7 सेल्ड, और न्यूक्लियस कितना था? 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। तो क्या आंसर आ गया? पहला आंसर आ गया। विच स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन हाइलम, कुछ नहीं सर, ये तो आपको पता ही है ज़माने से कि जो ओव्यूल और फनिकल इन द गाइनोसियम में, ये हाइलम ही वो जंक्शन जो उनको जोड़ता है। सर थैलेमस वो जगह होती है जहाँ से आपका फ्लोरल पार्ट्स निकलते हैं, याद रखिए, कैलिक्स कोला एंडोसियम गाइनोसियम। प्लेसेंटा वो होता है जिसमें आप ओव्यूल जिससे अटैच होता है, और लोक्यूल जो होता है सर आपको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इस ओवरी की कैविटी का नाम होता है लोक्यूल, याद रखिएगा। और इसी के अंदर ओव्यूल जो होते हैं अरेंज होते हैं, और इन्हीं के अरेंजमेंट का नाम प्लेसेंटेशन आपकी किताब में दिए गए 5 एग्जाम्पल, समझ गए आप लोग। अब देखिए आपको मालूम था कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है मदर के फीटस में, तो पहले महीने में तो भाई साहब हार्ट तो बन गया, और 1 मंथ में हार्ट मान लेते हैं, दूसरे मंथ में आता है लिम्स और डिजिट्स, लिम्ब और डिजिट्स, और तीसरे मंथ में मोस्ट आर्गन सिस्टम या मेजर आर्गन सिस्टम बन जाते हैं, मेजर आर्गन सिस्टम, एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बन जाता है। और आपके 5वें महीने में क्या होता है? हेयर ऑन द हेड आ जाता है, हेयर ऑन द हेड, और पूरे और पहला मूवमेंट होता है, फर्स्ट मूवमेंट। तो आपसे पूछा क्या गया? हेयर ऑन द फर्स्ट मूवमेंट 5वां महीना, और 6ठे महीने में आई लेसेस बनते हैं, आईलिड सेपरेट होता है, और पूरे शरीर पे बाल आ जाता है, 5 मंथ। मारुला एम्ब्रियो, ब्लास्टोसिस इम्प्लांटेशन, हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, 4th आंसर। तो लिखा कि मारुला एम्ब्रियो, ब्लास्टोसिस इम्प्लांटेशन, हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस। और एक बात और, चाहे ये हार्मोन हो चाहे थायरॉक्सिन हो, सबके लेवल हाई रहते हैं। थायरॉक्सिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, इन सब का लेवल हाई रहता है, क्योंकि कार्टिसोल जो होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जितने भी फूड के टाइसन का मेटाबॉलिज्म है उन पे ये काम करता है। प्रेगनेंसी में जो होता है मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन देना होता है डेवलपिंग फीटस को, तो खाना ज़्यादा खाया जाता है, तो इसलिए हार्मोन का लेवल बढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया? 4th। फिर लिखा प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, कुछ नहीं, आपको मालूम था कि एक कोई व्यक्ति है, नेचुरल इन्फेक्शन किसी वायरस का जब होता है, ठीक, तो जब पहली बार इन्फेक्शन होता है तो सिम्टम आ जाता है, तो जब पहली बार इन्फेक्शन होता है तो मेमोरी सेल इसके डीएनए का इसका पिक्चर ले लेती है कि ये क्या है, और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक, तो हमने किया क्या, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हमने एक्चुअल वीकेंड पैथोजेंस को, वीकेंड वायरस को इसके अंदर हम लोग वैक्सीनेशन के माध्यम से डाला, और जैसे ही हमने डाला तो हमारी शरीर को लगा कि हाँ ये एक्चुअल में इन्फेक्शन है, तो हमने उसके अगेंस्ट क्या बना दिया? एंटीबॉडी। लेकिन जो ये वैक्सीन लगाई गई उससे बीमारी तो हमें नहीं हुई, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी हमारे शरीर ने बना दिया, और जब एक्चुअल में वायरस का इन्फेक्शन होगा तो हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पहले से बनी है। तो ये हुआ क्यों? मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम की वजह से, क्योंकि इम्यून सिस्टम पहले बार नेचुरल इन्फेक्शन के कारण हमारा शरीर जो प्लाज्मा सेल्स होती है, ठीक है, बी लिम्फोसाइट में 2 प्रकार की सेल होती है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। तो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है, और मेमोरी सेल जो होती है पिक्चर लेती है इसके डीएनए का कि कौन सा एंटीजन है, उसके अगेंस्ट क्या एंटीबॉडी बनानी है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर लिखा इंजेक्टिंग माइक्रोब, अब देखिए मैंने कहा क्या, माइक्रोब अगर आप डाल रहे हो तो एंटीजन डाल रहे हो, और जो एंटीजन से करेंगे तो एक्टिव इम्यूनिटी होगी। बाहर से आपने खुद से किया तो आर्टिफिशियल एक्टिव, नेचुरल पैथोजन से इन्फेक्शन नेचुरल एक्टिव, तो ये इंड्यूस पैसिव नहीं होगा, ये एक्टिव इम्यूनिटी होगा। तो ये गलत है। मुझे पहला सेंटेंस सही दिख रहा है, दूसरा गलत दिख रहा है, तो क्या आंसर आ गया? 2nd आंसर। ठीक है, तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। अब देखिए डिजीज़ और अब कमाल की बात, यहाँ आपको डिजीज़ बताना है और यहाँ वेक्टर बताना है।
तो भाई प्लाज्मोडियम तो पहले ही नहीं आएगा मैदान में, क्योंकि ये काजिंग एजेंट है मलेरिया का। डेंगू के लिए एडीज, ये तो आप जानते थे, और चिकनगुनिया के लिए भी एडीज। तो सर ए सेकेंड ही मैच करेगा और सी सेकेंड ही मैच करेगा। चिकनगुनिया में ये तो हो गया। मलेरिया के लिए फीमेल एनोफिलीज, ये आप जानते थे, और फाइलस के फीमेल क्यूलिक्स। कमाल की बात है, सब के सब फीमेल मच्छर हैं, याद रखिएगा। सारे मॉस्किटो यहाँ फीमेल हैं, प्लाज्मोडियम पिक्चर में नहीं आएगा। तो भाई ए सेकेंड, सी सेकेंड, और बी थर्ड और डी फर्स्ट। क्या आंसर आ गया? सेकेंड। याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम नहीं हो क्योंकि ये काजिंग एजेंट है। तो डेंगू के लिए एडीज, चिकनगुनिया के लिए भी एडीज। तो ए सेकेंड, सी सेकेंड, और चिकनगुनिया मलेरिया के लिए फीमेल एनोफिलीज बी थर्ड, और फाइलेरियासिस के लिए क्यूलेक्स डी फर्स्ट। सेकेंड आंसर। लिखा कैनाबिनॉइड्स इफेक्ट, ये तो आपको पता था, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे करते हैं, ठीक है। और ये हल्का सा क्या था, स्टिमुलेंट का काम करता है, शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ाता है, तो अच्छा लगता है खाने में, चरस गांजा खाने, याद रखिएगा। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर है, ठीक है। और कैनाबिनॉइड्स आपको पता ही है क्या चीज़, कैनाबिस सटाइवा से निकाला गया था ये, और इसके फ्लावर रेजिन्स, ठीक है। और कई प्रकार के पौधों का मरिजुआना, हशीश, चरस गांजा सब इन्हीं से बनाया जाता है, कैनाबिस सटाइवा से, याद रखिएगा। फिर लिखा व्हाट डू होमोलोगस। होमोलोगस कुछ नहीं सर, होमोलोगस जो होते हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से डेवलप होते हैं। ऐसे आर्गन जिनके ओरिजिन क्या सिमिलर है, फंक्शन डिफरेंट। जैसा कि फोर लिम्ब में, फोर लिम्ब हमारा ले लो, वेल का ले लो, चंगार का ले लो, घोड़े का ले लो, पक्षी का ले लो, सबका सेम, पक्षी का ले लो, मैमल का ले लो, किसी का ले लो, सबका क्या होगा, सेम आ गया। और कानून इवोल्यूशन में आप देखिए कि फ्लीपर ऑफ पेंगुइन, फ्लीपर ऑफ वेल अगर ले लें, जो कि मैमल है, पानी में गए, उसका फोर लिम्ब मॉडिफिकेशन है। और जबकि आप डॉग फिश का लेंगे तो वो मॉडिफिकेशन फोर लिम्ब का नहीं होता, तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। जैसे कि आप देखिए तितली अपने पंख से उड़ती है, बटरफ्लाई, और जबकि पंख से उड़ती है, जबकि वो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है। और जबकि जो पक्षी होता है वो फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन है, फेदर। तो ये दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, याद रखिए। आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ मैमल कह सकते हैं, स्वीट पोटैटो, पोटैटो कह सकते हैं, याद रखिए। एग्जाम्पल आपको याद, एक सवाल तो इससे आना है। तो होमो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, फर्स्ट आंसर। एडाप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, फर्स्ट आंसर। होमोलोगस, एनालोगस, तो डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इंडिकेट। लिखा साइंटिस्ट नेम ऑफ जावा मैन, आपको बताया गया था, कई नाम आए थे। एक होमो हेवेलिस आया था जिसका 650 से 800 सीसी था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये मैन लाइक था। होमो इरेक्टस, इरेक्टस, यही है जावा मैन, जावा मैन, याद रखिएगा। और इसी में यहाँ का एक आता होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस, ये इसको बोलते हैं पेकिंग मैन, पेकिनेंसिस, इसको बोलते हैं पेकिंग मैन, ठीक है। तो होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस को बोलते हैं पेकिंग मैन, ठीक है। और इसकी कैन कैपेसिटी होती है 1075, और इसकी 900 से 1100 लिखा, हालांकि किताब में 900 सीसी लिखा हुआ है। और होमो सैपियन में इसी को बोलते हैं निएंडरथल मैन, निएंडरथल मैन, जो कि सीसी कितनी दी है, 14 सीसी दिया है। और एक बात और, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं क्रोमैग्नन, मैन ऑफ टुडे, और ये सब के सब सेपियंस की सब स्पीसीज, याद रखिएगा। निएंडरथेंसिस, निएंडरमैन, और हम लोग हैं होमो सैपियंस, सैपियंस, होमो सैपियंस फॉसिलिस, ये क्रोमैग्नन मैन, तो हम लोग सब स्पीसीज हैं, याद रखिएगा। तो क्या आंसर आ गया, थर्ड। अब देखिए ह्यूगो डिवरीज ने आपकी म्यूटेशन थ्योरी जब बताई थी, तो उन्होंने कहा था कि नेचर में एकाएक सडन चेंज होता है, जिससे एकाएक पॉपुलेशन में बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। और अगर ये बड़ा वेरिएशन जो नेचर में वेरिएशन आया, अगर उसने नेचर को अडाप्ट कर लिया, तो फिर धीरे धीरे उसका नेचर हो जाता है, ठीक है। तो ये किससे काम किया, इवनिंग प्रोवोज पे, इसी का नाम होता है 7 o'clock प्लांट। इसका तीसरा नाम है इवनिंग, क्या नाम, ओनोथेरा लेमार्कियाना, याद रखिएगा। तो इन्होंने इस पर काम किया था। ह्यूगो डिवरीज जो दिया था टर्म साल्टेशन, इन्होंने कहा था कि एक ही स्टेप में इतना बड़ा चेंज आएगा कि पॉपुलेशन से जो स्पीसीज आएगी वो बहुत वेरिएशन दिखाई पड़ेगी। और डार्विन की बात यही शुरू होती कि नेचर में पहले से वेरिएशन होता है, ठीक है, वेरिएशन पहले से होता है। और जो पॉपुलेशन नेचर को अडाप्ट करती, सर्वाइव करती है, उसी का होता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये म्यूटेशन थ्योरी लेकर के आए थे। फर्स्ट आंसर इवनिंग प्रिमरोज का नाम ओनोथेरा लेमार्कियाना, इसी को हम 7 o'clock प्लांट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेशन यहीं से खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में होता है आपको क्वेश्चन कैसा लगा। हमारे सीनियर साथी संगम सर और सहालिन सर ने बहुत ही शानदार वेल एक्सप्लेन किया है, तो उनको बहुत धन्यवाद। और हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में। ओके, बाय बाय।